नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और सेट 2 जो मैं CGL, CHSL, CPO आने वाले सारे SSC एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व किया तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मैं 2-3 दिन पहले दे देता हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करके और टाइम बचा पाएं। जिन प्रश्नों में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं वही प्रश्न देखने आए। ऐसे तो सारे वीडियो मतलब सारी क्वेश्चंस देखने में वीडियो में टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ स्पीड मेंटेन की जाए, बट जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना होता है आई टेक माय टाइम। और एक चीज और बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिगिनर्स है, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। तो आप लोग अगर वो कॉन्सेप्ट मिस करना चाहते हैं या फिर वो आता है आपको, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहूंगा कि पहले PDF से सॉल्व करें, फिर जो क्वेश्चंस फंसे वही देखें, क्योंकि टाइम आपका अमूल्य है और आपको चारों सेक्शंस बैलेंस करने हैं। तो ऐसे नहीं कि आपने एक मैथमेटिक्स में ही स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको चारों मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सबको बैलेंस करके चलना है। पहला सेट आपने देखा ही होगा। सेकंड सेट पे हम आते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। ये जो टेबल है ये आपको दिखाती है टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक यूनिवर्सिटी में टेबल को पढ़ना है और उत्तर देना है। प्रश्न में क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्चर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। देखो, आपको क्या निकालना है, रेशियो किसका, मेल रिसर्चर्स का, किसमें, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। देखो, आपको जब भी DI का प्रश्न मिलेगा आप सबसे पहले ये जानेंगे निकालना क्या है। आपको निकालना है रेशियो, ठीक है, किसका, मेल रिसर्चर्स का, किसमें, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में। आपको दिया क्या गया है, अब आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के बाकी किसी पे फोकस नहीं करना। तो मैथमेटिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, और स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें टोटल रिसर्चर्स हैं 18, जिसमें से फीमेल है 4। तो मेल कितने हो जाएंगे, 18 - 4 यानी कि 14 ये हो जाएंगे। बट स्टैटिस्टिक्स में टोटल रिसर्चर्स हैं 12, इसमें से फीमेल कितने हैं 3, तो मेल कितने हो जाएंगे 9। तो 14/9 आपका रेशियो हो जाएगा। इसमें बस प्रश्न को समझना था, उसके बाद इसमें प्रश्न में कुछ नहीं बचता। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। एक समतल पे बिंदु है विद एक्स वाई बराबर 11, वाई जेड बराबर 13 और एक्स जेड बराबर 24। तो आपको पूछा गया एक्स वाई जेड से होकर कितने सर्कल पास हो सकते हैं। पहली चीज समझो, मान लो आप ये हो और आपका स्कूल ये है, ठीक है। अगर एक मिठाई की दुकान यहाँ है, मान लो यहाँ से मिठाई की दुकान की दूरी 4 किलोमीटर है, यहाँ से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, और यहाँ से अगर आप सीधे आते अपने स्कूल तो 7 किलोमीटर। आपने कहा आपका घर है, आपका स्कूल है। आपके घर से स्कूल जाने के दो रास्ते हैं, एक सीधे चले जाएं सीधी लाइन पे तो 7 ही किलोमीटर पड़ता है, और आप अपने होम से मिठाई की दुकान पे जाएं, कॉन्फेक्शनरी पे जाएं और वहां से फिर अपने स्कूल जाएं तो 4 किलोमीटर इधर चले, 5 किलोमीटर इधर, तो 9 किलोमीटर। दोनों स्थिति में आप अपने स्कूल पहुंच रहे हैं, बट एक जगह दूरी दूसरी तय हो रही है, एक जगह दूसरी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर मिठाई की दुकान यहीं कहीं पे होती, यानी इसी लाइन में होती, तो आप यहाँ से यहाँ आते हो, यहाँ से यहाँ चले जाते, कोई दूरी एक्स्ट्रा ना तय कर। क्योंकि हमें इस दूरी मतलब कॉन्फेक्शनरी यानी कि मिठाई की दुकान पे जाने के लिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ, यानी उस रेखा से आप अलग जाना पड़ रहा है, इस वजह से दूरी बदल जा रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो, हम एक्स वाई जेड 3 पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। एक्स से वाई गए, वाई से जेड गए, मान लो ये बिंदु वाई है, ये जेड है। एक्स से वाई गए तो कितना दूरी तय करना पड़ा, 11। वाई से जेड गए तो कितना तय करना पड़ा, 13। अब आपने कहा एक्स से वाई जाते हैं, वाई से जेड जाते हैं, तो 24 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करना पड़ता है। देखो 11 इधर, 13 इधर। और अगर हम एक्स से जेड सीधे जाते हैं तो भी 24 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वाई है वो इसी लाइन पे स्थित है जो एक्स और जेड को जोड़ते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब कि एक ही रेखा पे स्थित है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपने कहा अगर 3 कोलिनियर पॉइंट हैं, देयर आर 3 कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पे स्थित है, तो उनसे नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज कोलिनियर पॉइंट्स विल बी 0। क्योंकि 3 एक रेखा में स्थित बिंदुओं से होकर पास होने वाले वृत्तों की संख्या 0 होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दो बिंदु दे दिए गए जिनसे होकर पास होने वाले वृत्तों की संख्या, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, यानी कि अगर 2 बिंदु दे दिए जाए तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो। अगर एक बिंदु दे दिया है तो उससे तो आपको पता है इनफाइनाइट, अपने आप सबको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई sec 2a इंटू cosec 2a, ये क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर मैं एक चीज पूछूं कि एक बात बताओ भैया कि tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a और +2 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर 2a +
कॉट स्क्वायर 2a और प्लस 2 को लिख सकता हूँ 2 tan 2a इंटू कॉट 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 2a कॉट 2a कट जाएगा। बटे में नीचे लिखा हुआ sec 2a इंटू कॉसेक 2a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा यहां तक तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये tan 2a प्लस कॉट 2a का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बचा? sec 2a इंटू कॉसेक 2a। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, sec 2a इंटू कॉसेक 2a। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर tan a प्लस कॉट a कहीं लिख दिया जाए तो क्या होता है? tan a को sin a बटे cos a लिख लेते हैं, इसको cos a बटे sin a लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है cosec a इंटू sec a। ये लिख लेना, याद कर लेना। अगर नहीं समझ आ अगर समझ मतलब समझने में दिक्कत हो रही है कि क्यों हुआ, तो tan a को sin a बटे cos a लिख लेना और इसको cos a बटे sin a हर बराबर करोगे तो sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर है, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, 1 अपॉन cos a इंटू sin a, तो 1 अपॉन cos sec 1 अपॉन sin cos a। तो इस वजह से ऐसे हो जाता, यानी कि ये लिखा हुआ है sec a इंटू cos a का सेक, चूंकि यहाँ पे 2a एंगल की वैल्यू 2a है, तो हम sec 2a इंटू cosec 2a का होल स्क्वायर, यानी कि इससे हमें पता चलेगा sec 2a इंटू cosec 2a का होल स्क्वायर बटे sec 2a इंटू cosec 2a। तो आपका आंसर हो जाएगा sec 2a इंटू cosec 2a। अब आप कहेंगे ऐसा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ना होके ये इंटू लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये एसएससी में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, एक गलत ऑप्शन के साथ प्रश्न आया हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा sec 2a इंटू cosec 2a। क्लियर हो गया? बढ़िया, सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर। आगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल डिस्क्राइब किया गया है। किस प्रकार से? कि रेडियस जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड के। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, मतलब पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 3 सर्कल ड्रा किए गए हैं इस प्रकार से कि अगर आधी ये डिस्टेंस है, आधी ये डिस्टेंस है, आधी ये डिस्टेंस है, तो इस प्रकार से है। देखो एक सर्कल तो इस प्रकार से ड्रा होगा, एक वर्टेक्स को मानते हुए। दूसरा यहां से ड्रा हो गया मान लो, और तीसरा यहां से ड्रा हो गया मान लो, तीसरा यहां से कुछ इस प्रकार से ड्रा हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं इस प्रकार से, मान लो थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ अब ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। परफेक्ट नहीं मतलब ये बिंदु यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये मान लेना ये मिल रहा है, ये आपस में यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको ये वाला जो सर्कल में नहीं आ रहा वो एरिया निकालना है, ठीक है। आपने कहा चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। रेडियस, जो रेडियस है वो साइड की आधी है, तो अगर रेडियस साइड कितनी थी? साइड अगर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14। आपने कहा यानी कि अगर मैं ट्राइंगल है ब्लू वाला जो एरिया है, अगर इसमें से मैं एक ऐसे देखो इस सर्कल, आपको अगर ये वाला एरिया निकालना है, ग्रीन वाला एरिया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ ग्रीनर पोर्शन। ये कितनी हो जाएगी? ट्राइंगल की एरिया, उसमें से 3 वृत्तखंड, एक 60 डिग्री का यहाँ बन रहा है, एक 60 डिग्री का यहाँ बन रहा है, और एक 60 डिग्री का यहाँ, यानी कि 3 गुणे 60 180 डिग्री के वृत्तखंड का एरिया निकाल लेंगे। 180 डिग्री के वृत्तखंड यानी कि सर्कल के पार्ट का एरिया क्या होता है? अगर 360 डिग्री हो तो पाई आर स्क्वायर, तो 180 डिग्री का 180 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धवृत्त हो जाएगा। आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी होती है भैया? साइड कितनी होती नहीं है, दी गई है 28 का स्क्वायर, माइनस ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 यानी 1/2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7, तो आपने कहा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 गुणे 14, राइट। 2 सत्ते 14 से 14 कट गया, ठीक है। 4 से 28 के स्क्वायर में से एक 28 का 7 हो जाएगा, यानी कि 28 गुणे 7 यानी 196 लिखा हुआ है, √3 माइनस 22 गुणे 14 ही लिखे रहेंगे, ठीक है। अब मैं यहां से अगर क्या कॉमन ले लूं, यहां से मैं अगर कॉमन ले लेता हूं, या घटा ही लो, 14 दूना 28, 14 कॉमन ले लेता हूं पहले, ठीक है। 14 में अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा 14 √3, राइट, 14 √3 बचेगा, माइनस यहाँ पे 22 बचेगा। अब इसी को सॉल्व करें, 14 गुणे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो यहाँ से आपने कहा 14 इंटू 14 गुणे 1.732
और माइनस, ठीक है, -22। तो गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 44, 14 सत्ते 98 और 4 102, 14 14 10 24, 24.2 48 -22। तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणे 2.248, यानी कि 2.25 से मल्टीप्लाई करना। तो 14 दूना 28 और 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3.5 और जुड़ जाएगा, यानी 31.5 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने 248 को 25 माना है, तो 31.5 से जस्ट कम, यानी 31.08 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36, आपको क्या दिया गया, सम ऑफ थ्री नंबर्स यानी a प्लस बी प्लस सी दिया गया 18 और उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया गया 36। तो आपको निकाला उनके घनों के योग, यानी इफ a प्लस बी प्लस सी इज दिस वन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज दिस वन, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये आपको निकालना है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये मैंने बहुत बार यूज किया है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। अब अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो होगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 324। इसमें से ये घटेगा, कितना बचेगा 288, 288 2 से कटेगा 144, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता चल। तो ए प्लस बी प्लस सी 18 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 324 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 144 गुणा 3 कितना हो जाएगा 432, ये तो हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे ये कितना हो जाएगा -108, यानी कितना हो जाएगा 18, 18 8 144, 18 1 18, यानी 1800 और 144 1944। पॉजिटिव का या निगेटिव का, आपने कहा निगेटिव का, 1944 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा कि आप मार्केट प्राइस पे अगर हम सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखें, एक 65% का डिस्काउंट दें और दो 30% और 40% का डिस्काउंट दें, तो 105 रुपए का आता है, तो मार्केट प्राइस बताओ। प्रश्न को समझे, मतलब मार्केट प्राइस पे हम एक डिस्काउंट देते हैं 65% का और दूसरा 30 और 40% का सक्सेसिव देते हैं, जो डिफरेंस आता है सेलिंग प्राइस के बीच का वो 105 है, तो मार्केट प्राइस। देखो 65% का इकट्ठा डिस्काउंट कोई मतलब नहीं, और एक जगह 30% 40%, आपको पता है एक्स और वाई का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई, तो 30 40 का कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 70, 70 माइनस 1200/100, यानी 70 में से 12 घट जाएगा, यानी कि तो एक जगह डिस्काउंट दिया गया 65% का, एक जगह डिस्काउंट दिया गया 58% का। इन दोनों का देखो 65% का डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस के कितने पे बिकी होगी वस्तु 35%, और 58% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने की बिकी होगी 42%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 42% ऑफ मार्केट प्राइस और 35% ऑफ मार्केट प्राइस, 7% बचेगा मार्केट प्राइस का, ये डिफरेंस इन दोनों का, ये बराबर 105 दिया गया। तो आपसे पूछा गया 1% 15 100%, तो का आंसर या आप ऐसे करते एक जगह 65% का डिस्काउंट, एक जगह 58% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट 7% का डिफरेंस, जिसकी वजह से मूल्य में कितने का डिफरेंस 105 का, तो आप ऐसे कर सकते थे। क्लियर कट। एक पोल है 10 मीटर लंबा है, वो स्लैंटली एक वर्टिकल वॉल ए बी के अगेंस्ट लीन करता है, इस प्रकार से आपका मान लो ए बी ये वॉल है, ठीक है, ये लीन करता है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहा गया कि अगर ये पोल 10 मीटर का है, तो आपको ये दूरी बतानी है। आपको पता है 30 के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, या हाइपोटेन्यूज हो गया। आपको रिलेशन, आपको बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है कॉस, यानी कि cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है √3/2, ये बराबर कितना हो गया b/10, 10 से ये कटा 5 हुआ, तो b बराबर 5√3, यही आपको निकालना था, यानी बेस निकालना था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई? चलो अगर नहीं हुई दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। रमेश ने एक वस्तु खरीदी एक डीलर से 19 नवंबर 2019 को। प्रश्न समझिए, बिल जो है जनरेट हुआ 5480 रुपए का, राइट। ताकि वो कुछ आइटम 10 नवंबर 2019 को भी खरीदता है, बिल वैल्यू 9800 रुपए। उसने दोनों बिल इसी बार जब दूसरा वस्तु खरीदने गया तो इसी बार पे कर देता है कैश में। इस वजह से क्या होता है कि जो दुकानदार है वो 2% का डिस्काउंट देता है
विद इन 10 दिन में जो पे की जाती है, और 5% का डिस्काउंट देता है कैश में। तो कहा गया फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर 2019। देखो, आपसे कहा गया कि अगर 10 दिन के, पहली चीज देखो, वो 19 नवंबर को जाता है तो उसका बिल कितना आता है? 5480 रुपए, राइट। और 10 नवंबर को जाता है तो 9800 रुपए। 10 नवंबर को गया 9800 का खरीद के लाया, और 19 नवंबर को 5480 का खरीद के लाता है। और जब ये 19 नवंबर को जाता है तो दोनों बिल पे कराता है। तो अगर डीलर जो है वो स्कीम देता है, स्कीम में क्या है कि 2% का डिस्काउंट ले लो अगर पेमेंट 10 दिन के भीतर हुई है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, 10 दिन, अगर 10 नवंबर को कुछ खरीद के लाया था तो 19 नवंबर को अगर वो पे कर देता है, यानी 10 दिन के भीतर, यानी इस पे 2% का डिस्काउंट मिल गया उसे। और कहा गया 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर हमने परचेज के टाइम पे 19 नवंबर को हमने जो परचेज किया उस पे 5% का डिस्काउंट मिला। कुछ लोग क्या गलती करेंगे, इस 9800 पे भी 5% का डिस्काउंट देंगे। नहीं, यही नहीं देना। 5% का डिस्काउंट अगर 10 नवंबर को ही वो कैश पे कर देता तो इस पे भी मिलता, बट वो चूंकि 19 नवंबर को खरीदता, 19 नवंबर को वो मतलब कैश देता है, तो 5% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा और 2% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 9800 का 2%, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? अरे देखो, 196, यानी 196 का डिस्काउंट यहां मिल गया उसको। और 5480 पे 5% का डिस्काउंट, 5480 का 10% 548, तो 5% कितना हो जाएगा? 200। ये 274 का डिस्काउंट इधर हो गया, यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 27, 19, 46 और 147, यानी 470 रुपए का उसे टोटल डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर वो पे करने गया 5410 और 9800, तो उसे कुल डिस्काउंट कितने का मिला मेरे भाई? 470 का। यानी उसे पे कितना करना पड़ेगा? 5410 प्लस 9800 माइनस 470, तो यहाँ पे 5010 बचेगा, और प्लस 9800, यानी 14810 रुपए उसे पे करने। ये प्रश्न को समझिए। आपने कहा 10 नवंबर को कुछ पे किया और 19 नवंबर को कुछ पे किया, मतलब 10 नवंबर को कुछ खरीदा, 19 नवंबर को कुछ खरीदा। 10 नवंबर वाले का बकाया करके चलाता है, लेकिन 19 नवंबर को जब जाता है तो वो पूरा पैसा पे करता है। दुकानदार क्या कहता है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट, तो 9800 वाला 10 ही दिन हुए, 2% का इस पर डिस्काउंट। और अगर हम खरीदते टाइम कैश में पूरा पेमेंट कर दें, यानी 5480 उसी दिन खरीद रहे हैं, उस पर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि खरीदते टाइम में कैश दे रहा है, तो 274 का इधर डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट आपको बचा। आपको गेन परसेंटेज बताना है। जब प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 का बेचा, एक छठे हिस्से सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट। देखो सेलिंग प्राइस जो था, मान लो सेलिंग प्राइस 6 था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? इसका 1/6वां हिस्सा, यानी एक प्रॉफिट। 6 में कोई वस्तु बेची जाती है तो 1 का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1, 5। तो 5 पे 1 का प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20%। राइट, क्लियर हो गया। दो सर्कल है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के, एक दूसरे को टच करता है। अब कहा गया एक की रेडियस 18 सेंटीमीटर है, एक की 12 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल R1 है, एक सर्कल की रेडियस R2 है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ये कब करते हैं? जब टच करते हैं, तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2 टाइम्स ऑफ √R1 इंटू R2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ 18 × 12। 18 × 12 कितना होगा? देखो यहाँ से 6 निकलेगा, 2 × 6 18, 6 × 6, अरे 6 × 3, तो 6 का वर्गमूल, तो 6 आ जाएगा बाहर, लेकिन बचेगा कितना? 3 × 2, यानी कि √6, यानी 12 √6 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ए और बी 20 किलोमीटर दूर है हाईवे पे। मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये 20 किलोमीटर दूरी पे है। एक कार ए से स्टार्ट करती है बी की तरफ सेम टाइम, दूसरी कार बी से स्टार्ट करती है सेम टाइम। कहा गया ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं, दो कारें हैं ए और बी से स्टार्ट होती हैं। कहा गया अगर वो मतलब एक ही दिशा में चलें तो वो 1 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। 1 घंटे में उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है, यानी मिल जाती है। देखो अगर इसकी स्पीड ए एक्स हो और इसकी स्पीड वाई हो, तो इनकी रिलेटिव स्पीड अगर एक ही दिशा में चलेंगे एक्स माइनस, और एक्स माइनस वाई से अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी एक्स माइनस वाई, अरे एक्स माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हो गई, और रिलेटिव स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी अगर 1 घंटे में ट्रेवल हो रही है, रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। सिमिलरली अगर वो ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो दूरी 5 मिनट में 12 मिनट में ट्रेवल हो जाती है। यानी अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो एक्स माइनस वाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स। और इस स्पीड से 12 मिनट में, यानी 1/5 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल हो जा रहा है। यानी कि ये रिलेटिव स्पीड इस जब एक ही साइड में चलेंगी तो हमने निकाल ली, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर
12 मिनट में 20 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 100 किलोमीटर, यानी रिलेटिव स्पीड। अब x प्लस वाई 100 है, x माइनस वाई 20 है, तो आपको स्पीड दोनों निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखो, अगर मैं कहूं कि 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट होती, तो वास्तव में हम 100 100 मतलब 100 रुपए अगर हम लिए होते तो 100 अगर ब्याज ना होता तो 100 रुपए हर साल दे आते, और 400 रुपए में हमारा 400 रुपए सेटल हो जाता। चूंकि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे ली गई है, ब्याज पे ली गई है, दोस्त से नहीं ली गई है, तो यूजर से ली गई है, सूदखोर से ली गई है, तो आप कहेंगे कि वो लेगा ब्याज। और वो ब्याज कैसे लेगा? पहले साल के अंत में अगर आप जाएंगे तो 100 रुपए लेगा, और प्लस इस 100 रुपए पे 3 साल का ब्याज लेगा। ठीक है, या हम ये कहें ये 100 ये 100 ये 100, बाकी के 3 और 100 पहली इंस्टॉलमेंट पे अगर हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ हमें दिख तो रहा है 100 100 रुपए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 100 रुपए ना देके इन 3 वर्षों पे, यानी 300 रुपए पे 6% की रेट से ब्याज देना पड़ेगा, यानी 18 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अरे देखो, एक साल के अंत में अगर आप जा रहे हैं 100 रुपए पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने जो बाकी का बचा पैसा उस पर ब्याज दिया, क्योंकि उस वो पैसा तो पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। ये 300 रुपए पे 6% के इंटरेस्ट से ब्याज दिया। फिर अगली बार जब गए, यानी कि यहाँ पे 100 + 18 देखिएगा, ठीक है। दूसरी बार जब गए आप दूसरे साल, तो ये दोनों रुपए नहीं दे रहे, बाकी ये 100 तो दे ही दे रहे हैं, यानी इन 200 रुपए पे 6% की रेट से ब्याज देंगे, यानी 12 रुपए, 200 का 6% 12 रुपए देते। तीसरे साल जब जाएंगे तो ये रुपए तो दे ही देंगे, तीसरा इंस्टॉलमेंट जब देने जाएंगे, तो इस वाले पे 6 रुपए का ब्याज दे देंगे, यानी 6 रुपए ब्याज। और चौथी बार जाके ये 100 रुपए पे कराएंगे। समझ रहे हो? जब पहली बार गए तो ये 100 रुपए दे दिए, बाकी 300 रुपए नहीं पे कर रहे हैं, तो उस पर 6% ब्याज लग रहा है। दूसरी बार जब जा रहे हैं तो ये 100 रुपए पे कर दे रहे हैं, ठीक है, और जो बचा 200 रुपए है उस पर 6%, मतलब 6% ब्याज दे रहे हैं, यानी 12 रुपए। अगली बार जब जा रहे हैं तो ये वाला 100 रुपए पे कर दे रहे हैं, लेकिन इस वाले पे 6% का ब्याज, यानी कि वास्तव में ड्यू कितने का हम क्लियर कर रहे हैं? हम दे तो रहे हैं 400, यानी हमने लिया तो 400 रुपए था, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? इतना। ठीक है, यानी हम पे कितना कर रहे हैं? 100 100 100 100, राइट। यानी कि आपने कुल कितना पे किया? 400 इधर, और 18 12 30 और 6 36, यानी 436 रुपए हम पे कर रहे हैं, तब जाके हमारा 26,160 पे हो। तो अगर 436 पे कर रहे हैं 100 रुपए वाली इंस्टॉलमेंट के, यानी 100 रुपए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 साल में हम 436 पे करें, यानी 436 ना होके 436 की जगह पे अगर 26,160 दिया गया है, तो 100 की वैल्यू पूछी। आपने कहा अगर 436 बराबर 26,160 है, तो 100 बराबर कितना हो जाए? अब देखो, 436 ही तो हम पे कर रहे हैं टोटल, वही 436 की जगह पे यहाँ पे 26,160 दिया गया, तो इंस्टॉलमेंट यानी 100 पूछा गया है आपसे। 100/436, तो गुड़े में 26,160। क्लियर हो गया? अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हो, किस किससे कट रहा है? 4 से। ये 25, ये 109, 109 से काटेंगे, 109 दूना 218, बचेगा कितना? 400, मतलब 43 बचेगा। ये होगा 240, 25 × 240, 6,000, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 6,000, राइट। 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट हो जाए। क्लियर? यानी 400 का, जो 400 रुपए थे, ठीक है, 400 रुपए थे, उसके बदले में हमने 400 रुपए अगर 100 100 रुपए पे करते तो इतना रुपया पे करते, 100 100 रुपए अगर ब्याज ना होता, इन ब्याज पे करने की वजह से हमने इतना 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 पे किया, तो हमने कहा 436 रुपए हमने पे किए, यानी बैंक को तो 436 रुपए मिले, बैंक तो 436 देख रहा है, बट वास्तव में आपने कितने पे किए? 400। ठीक है, तो 436 बराबर अगर 26,160 दिया गया, तो आपसे 400 पूछा। क्लियर हो? तो आगे कंसंट्रेशन 3 एसिड में एबीसी में 20%, 30%, 40% है, उनको 3:5:1 के अनुपात में मिलाया गया, एक सोल्यूशन मिला जिसकी कंसंट्रेशन 30% है, तो आपको एक ही वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमने कहा 20% वाली चीज ली, 30% वाली चीज ली, 40% वाली चीज ली, 3:5 रेशियो, और हमें जो मिला वो 30%। अब हम ऐसा कह सकते हैं, 20 वाली 3 ली तो 60% मिल गया, 30 वाली 5 ली, अरे देखो 20 का, 30 का, 40 का, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे देखो 2 3 4 इसका रेशियो ले लो, तो 2 3 4 को 3 5 ए के रेशियो में ले रहे हैं, तो हम क्या काम कह रहे हैं कि 2 3 4 को अगर 3 5 ए के रेशियो में लेने पे हमें रिजल्टेंट 3 मिलता है, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा 2 को कितना हिस्सा लिया? 3, तो 2 × 3 6 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, प्लस 4 × 4 हो गया, तो टोटल मात्रा कितनी हुई? 3 5 8 और 1 8 प्लस, तो टोटल जितना एसिड हुआ बटे टोटल मात्रा से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना कंसंट्रेशन का वो मिले।
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 21 प्लस 4a बराबर 24 प्लस 3a, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 200। देखो 20% 3, मतलब 3 कटोरी मान लो ली तो 60 ml हो गया। 30% 5 कटोरी ली तो 150, तो 40% एक कटोरी ली तो 40 है। टोटल कटोरियां कितनी हो गई 3 5 8 हो रहे, तो डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इतनी कटोरियों में अगर इतना एसिड है तो पर कटोरी एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने यहाँ से निकाल लेना है। क्लियर हो गया, एक ही वैल्यू आ जाएगी। एक पुलिसमैन है, एक थीफ को 500 मीटर पे देखता है, ये मान लो थीफ है, एक पुलिसमैन है वो देखता है। पुलिसमैन भागना शुरू करता है, चोर भाग और दौड़ना शुरू करता है। पुलिसमैन 15 की चोर 15 की स्पीड से भागता है तो पुलिस वाले को 15 मिनट लगता है पकड़ने में। ठीक है, अब आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, 500 मीटर है, ठीक है 500 मीटर है। इस 500 मीटर को ट्रेवल करने पे अगर पुलिस और चोर एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड p माइनस टी हो जाएगी। अगर उस स्पीड से रिलेटिव स्पीड से 500 मीटर को ट्रेवल करने 15 मिनट लगाएंगे, 15 मिनट में 500 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 2 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड होती है। आपने कहा 60 मिनट में अगर 2 किलोमीटर यानी रिलेटिव स्पीड। अब आपको दी गई चोर की स्पीड, चोर की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी 15, दो जोड़ देंगे आपका उत्तर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति। क्लियर हो। त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जी सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब ये नहीं हो बराबर नहीं होंगे, सिमिलर होने का मतलब ये हो गया एक ही इस तरह है और एक बड़ा हो सकता है, बस एंगल और करस्पॉन्डिंग। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये साइड इस साइड का रेशियो, ये साइड इस साइड का रेशियो और तीसरी साइड इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। आपको दिया गया ई एफ जी, ई एच के बराबर है ई, मान लो एच आई जी, राइट। तो कुछ कुछ मिटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। ओहो सर्कल ही मिट, ओह ट्राइंगल ही मिट गया, ठीक है, ये मिट गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया कि ई बराबर एच है, राइट, एफ बराबर आई है, एफ बराबर आई, ये वाला कोण इस कोण के, मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण, यानी कि जिस ऑर्डर में लिखे गए उसी ऑर्डर में सिमिलर। तो अगर कहा गया 3EF बराबर एच आई, तो EF आपको पता है अगर सिमिलर हो गए तो EF बटे एच आई बराबर एफ जी बटे आई जी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, इसका इसका रेशियो अगर ले रहे हैं तो इसका इसका रेशियो ले लो। अब आपको पता है EF बराबर 3EF बराबर एच आई, यानी अगर EF 1 है तो एच आई 3 है, यानी 1/3 बराबर एफ जी 9 बटे आई जी, यहाँ से आई जी कितना हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, इसमें कुछ था नहीं। कहा इस के की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको दो सेट ऑफ इक्वेशन दे दिया है और दूसरा दे दिया जाए a2x + b2 लीनियर इक्वेशन, मतलब एक ही पावर क्या, अगर ये दे जाए पूछा है कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो आप कहेंगे a1/a2 बराबर अगर b1/b2 हो जाए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2/1, y के कोफिशिएंट का रेशियो 7k/, यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 2/7, माइकल। क्लियर हो गया, 2/7 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगर इसको विड्थ के अलोंग मोड़ के सिलेंडर बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिएगा समझिएगा बात, एक इस प्रकार से पेपर है, अब अगर इसको विड्थ के अलोंग मोड़ा गया यानी कि चौड़ाई को देखिएगा, इसी को मोड़ दिया गया, चौड़ाई को मोड़ा गया यानी इस हिस्से को इधर की तरफ रोल किया गया, इस हिस्से को इस तरफ, तो आपका सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मान लो ये सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा, अब अगर हम इसके अराउंड मोड़ रहे हैं यानी कि ये जो घुमा हुआ कागज है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि कागज की लंबाई जो थी वही तो रह जाएगी, यानी कि 2 पाई, अगर रेडियस आर हो तो 2 पाई आर बराबर कितनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई के, चौड़ाई कितनी दी गई, यानी यहां से हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा 22, 2 से कट जाएगा 11, 11/पाई, यानी कि 11 × 1/पाई यानी 11 × 7/पाई, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। और आपको निकालना है इसका आयतन और लंबाई उसकी क्या हो जाएगी बेलन की, जो यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जो कागज की लंबाई थी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होता है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 और इंटू एच कितना है 50। इसी को सॉल्व करना है, 7 से कटेगा 0.5, 0.5 22 से 11 हो जाएगा, 35 × 50, 35 × 5 × 11 आपका आंसर हो जाएगा, 11 × 35 और × 5
अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 सबका दिख रहा है, तो 11 गुणे 35 गुणे 5 175, 11 पीछे 55, 11 से 87 और 5 92, 11 एक नम 11 9, 11 पीछे 55, 11 सतह 77, 5 82, 11 एक नम 11 8 19, 1925 आपका हो। क्या कहा गया? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं है। देखो ये जो सॉल्व करना है, 1 प्लस, अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये रूट के अंदर, तो यानी कि आपका बचेगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? इतना दिमाग नहीं लगाना, बस ये सीधे लिख देना है कि ये इतना बच जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आपने कहा अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या सॉल्व करना है, हमें दिया गया 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख लेता हूँ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा को 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर और माइनस 6 बराबर 0। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू 5 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 cos थीटा 1/2, थीटा बराबर प्लस माइनस 1 बाई प्लस माइनस, मतलब cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/रूट। अब माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, एंड whenever theta lies between, whenever the angle is between 0 and 90 degree, then sin and cos cannot, sin cos tan any of these cannot be negative। तो अगर निगेटिव नहीं है तो हम थीटा 45 ले लेंगे, तो 1 प्लस सेक 45 प्लस tan 45, 2 प्लस रूट 2 आपका उत्तरम हो जाती है। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 आपका उत्तरम हो जाती है। क्लियर? कहेंगे स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वही एक्चुअल में बोट की स्पीड होती है। बोट बराबर 18 दे दिया गया। स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पीड कितनी दी गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहा गया अगर इसको 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना हो, तो देखो कोई चीज अगर धारा ऐसे ऐसे बह रही, तो अगर जाएगी धारा के दिशा में तो आएगी धारा के विपरीत दिशा में, राइट? तो यानी कि एक बार 18 प्लस 3 से जाएगी और आएगी 18 माइनस 3 से, और अगर 18 माइनस 3 से गई तो आएगी ऐसे, मतलब एक बार जाते हुए इस स्पीड से जाएगी, एक बार 21 की स्पीड। तो 105 को अगर 15 से जाएगी तो 7 घंटे, 21 से जाएगी तो 5 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे। कहा एक ब्रॉन्ज आर्टिकल है जो मार्केट प्राइस 1000 है, फेस्टिव सीजन में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20, 10 और 30% के दिए जाते हैं, तो कस्टमर कितना पे करेगा? 1000 रुपए की वस्तु थी, अगर 20% का डिस्काउंट यानी कि 4/5 पे बिकनी चाहिए, 30% का डिस्काउंट यानी 7/10 पे बिकनी चाहिए, और 10% का डिस्काउंट 9/10 पे बिकनी चाहिए। 10 10 100, 5 से 1 घटा 2, 2 चौको 8, 8 सतह 56, 56 नवैया यूनिट डिजिट 4, 56 नवैया वैसे होता कितना है? अरे 9 चौके 54 और 450 और 54 कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसा प्रश्न मैंने करवा रखा है। देखो दो फॉर्मूले याद रखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होती है, तो इसमें फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है? डी स्क्वायर माइनस माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? डी दिया गया, R1 दिया गया, R2 दिया गया, आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर्मूले पे रखना है, ट्रिपलेट सॉल्व करना है। 17-15 का ट्रिपलेट आप से अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप एसएससी की तैयारी में अभी काम के नहीं है, अभी आप पहले बेसिक पे काम करिए। सिंपल इंटरेस्ट एक सम पे 1/5 है सम का। इंटरेस्ट जो रेट है वो 5 टाइम है नंबर ऑफ ईयर्स का। देखो अगर टाइम टी है तो जो रेट है वो 5t के बराबर है। ठीक, अब अगर हम प्रिंसिपल इंटू रेट, आपको पता है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 है, यानी p/5, मैंने p से p काट दिया, यानी r इंटू टी बराबर 20 हो गया। अब r इंटू टी अगर 20 है, यहाँ पे 5t इंटू टी यानी 5t स्क्वायर बराबर 20, यानी t स्क्वायर बराबर 4, यानी t बराबर 2 वर्ष। तो अगर t बराबर 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा यहाँ से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पे ब्याज बताना है, यानी कि 6 वर्षों में कितना हो जाएगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 6 वर्षों में 60%, 5600 का 10% 560, तो 60% 560 गुणे 6 यानी कि 33, कितना हो जाएगा? अच्छा 3360। लेकिन आपसे कहा गया कि ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती है, ब्याज दर में 10% ना होके अभी 3% बढ़ जाएगा, यानी 13% हो जाएगा। तो 13% की रेट से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 78%।
का 75% इसका हो जाएगा, इसका 3/4, 3% कितना हो जाएगा 168, जोड़ देंगे इसका 3/4, 4200 और 168, 4368 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करना है। 45%, 45 डिवाइडेड बाय दिस वन एक ही वैल्यू बताए। आपको पता है बोर्ड मास का रूल होता है BODMAS। यहाँ पे ब्रेकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रेकेट और ऑफ तो है नहीं, तो आपको क्या निकालना है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन। डिवीजन का 45 में 3 से डिवाइड करेंगे 15 प्लस 4 इंटू ए 4 ए माइनस 48 में 24 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4 बराबर 1। तो एक बस सिंपल सी बात है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 और 4 17। अरे 13 4 17 तो हुआ, और 17 4 है प्लस 17 बराबर 1, यानी 4 बराबर माइनस 16 बराबर। ये प्रश्न कैसे करवाया जाए, समझ नहीं आ रहा है कि आपको करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया। तो क्या स्टार और हैश की जगह पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या 8 और 5 दोनों से कटे। देखो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है या तो यूनिट डिजिट 0 या तो 5। अब आपको पहली चीज, अगर ये संख्या 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो हैश की जगह पे क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 5, अगर केवल 5 से डिविजिबल होती है। लेकिन चूंकि 8 से भी डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल होने के लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या यानी 4 स्टार हैश, ये 8 से कटनी चाहिए। अगर ये 5 हो गया तो ये ऑड नंबर हो जाएगी जो कि 8 से नहीं कटेगी, यानी हैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गायब, यानी हैश की वैल्यू तो 0 आ गई। अब हमारे पास एक नंबर बची 62684 स्टार और 0। अब आपको बताना है ये संख्या कटनी है 8 से, तो 8 से कटने के लिए 4 स्टार और 0 जो संख्या बननी चाहिए कटनी चाहिए किससे, 8 से। अब यहाँ पे अब देखो ऑप्शन आपको ये कट गए। अब यहाँ पे 5 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 4। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा तो 450 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 5 हो ही नहीं सकता। अगर 2 रख देता हूँ 420 के 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 400 तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या देख लो। तो क्या 20 कट रहा है, नहीं। 50 कट रहा है, नहीं। तो कटेगा क्या, 40। आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या दिया गया इस प्रश्न में, कहा गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है एक सेक्टर का जिसकी एरिया, किसकी एरिया, सेक्टर की एरिया दी गई और पेरीमीटर, सेक्टर का एरिया और पेरीमीटर दिया गया। आपको रेडियस दिया गया, नॉन निगेटिव नंबर है, तो आपको एंगल बताना है कितना एंगल बना होगा। अब देखो इस प्रश्न को करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सर्कल का सेक्टर क्या होता है। देखो एक कोई सर्कल है, ठीक है, आप पहले सर्कल और सेक्टर समझो क्या होता है, ठीक है। ये सर्कल है, इसके अगर इसी बिंदु से दो त्रिज्याएं जो थीटा कोण बना रही हैं खींच दी जाए, ये कितना कोण बना रही है, थीटा डिग्री। तो आपका जो ये थीटा कोण बनेगा ये वाला, यानी कि दोनों रेडियाई के बीच में ये घिरा हुआ भाग, ये हो जाएगा सेक्टर, यानी ये हो जाएगा सेक्टर। अब अगर इसका पेरीमीटर बात करूं तो यहां से यहां आएंगे रेडियस बराबर, फिर इस चाप की लंबाई बराबर दूरी तय करेंगे और फिर ये रेडियस बराबर आ जाएंगे, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। यानी अगर किसी सेक्टर का पेरीमीटर आपको दिया जाए कि पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे पेरीमीटर बराबर होता है 2r प्लस, अगर 360 डिग्री कोण का पेरीमीटर कितना होता है, 360 डिग्री कोण का अगर पेरीमीटर 2 पाई आर होता है तो थीटा का कितना हो जाएगा, या फिर आपको पता होगा कि जो कोण होता है, कोण एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि लेंथ ऑफ बटे रेडियस। तो यहां से एंगल हमें पता है और हमें पता है रेडियस, तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। और आपको पता है एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360, यानी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका यहां से होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर, राइट। अब आपको पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर कितना दिया गया मेरे भाई, 63, राइट। और ये दिया गया 209, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई, आपसे पूछी गई थीटा की वैल्यू बताओ। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो अगर मैं यहां से कहूं कि थीटा आर स्क्वायर अगर इतना है तो यहाँ से थीटा आर कितना हो जाएगा, थीटा आर बराबर हो जाएगा 209 × 2 बटे में आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r प्लस 209 × 2 418 बटे आर बराबर 63 है, राइट। ये तो हो गया, यानी हमने कहा 2r² प्लस 418 बराबर 63 आर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 2r², इसको इधर ले आते हैं तो 2r² माइनस 63, या ऐसे देखो 63r माइनस 2r² बराबर 418, या हम r कॉमन ले लेते तो 63 माइनस 2r बराबर 418, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, 418 को फैक्टराइज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
दो, इसका एक फैक्टर, फिर बचेगा 209, 209 को हम लिख सकते हैं 11 × 19, ठीक। अब आप देखो आर की वैल्यू क्या रखे तो ये सेटिस्फाई हो जाए। 418 लाने के लिए अगर आर बराबर हम 2 रखते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसी में से कोई बनना चाहिए। तो हम एक फैक्टर लेते हैं 22, एक फैक्टर लेते हैं 19, ठीक है। अब अगर आर बराबर 22 रखते हैं तो 22 गुड़े इधर कितना हो जाएगा 44 माइनस, हाँ ठीक है। तो आर बराबर 22 रखने पे 22 गुड़े 19 बन जा रहा है, यानी रेडियस आपकी कितनी हो गई 22। और रेडियस अगर 22 हो गई मेरे भाई तो आपका काम आसान हो। रेडियस अगर 22 हो गई तो आपने कहा कितना यहाँ से है, हमें एंगल ही निकालना था। हमने कहा 2r प्लस थीटा आर बराबर 63, यानी 2r 44 इधर से घट जाएगा, यानी थीटा आर बराबर 19। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे आर 22, 19 बटे 22, ठीक है। आपको पता है पाई रेडियन यानी 3.14 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 19 बटे, ये आर की वैल्यू 22 है तो 19 बटे 22 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 बटे 22 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 बटे 3.14 और गुणे 19 बटे 22। यही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, देखो 3 छके 18, देखो 3 छके 18 हो गया, और 14 छक 84, यानी कि पॉइंट में समथिंग बचेगा तो थोड़ा सा हम कम मान लेते हैं, यानी कि जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा। अब 22 से काटते हैं, 22 अट्ठे 176 और 8.2 के करीब। 6 से 8.2 में गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 और 1.2 49.2 से थोड़ा बड़ा आपका आंसर आएगा, 49.5 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको पहले चीज पेरीमीटर, एरिया और ये 3 फॉर्मूले याद रखने थे कि अगर पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि 3.14 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, तो 19 बटे 22 रेडियन की वैल्यू। तो एसएससी ने कई चीजें चेक करी। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। आप सॉल्व करिएगा, फिर उत्तर कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन करवाते हुए वीडियो करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपने स्टार बैच नहीं देखा तो क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और बहुत सारी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो डू चेक इट आउट। बाय बाय।